प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। ये क्लास करंट की क्लास है और डेली वाइज करंट तो नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट्स की क्लास में लेके आपके लिए आ रहा हूँ और ये क्लास बनेगी लगभग 25 वीडियो में। तो 25 वीडियो में ये पूरी क्लास होगी और पूरी क्लास के सारे करंट्स को ध्यान से देखिएगा। उम्मीद ये रहेगी कि 90% से अधिक करंट आपको इन्हीं 25 वीडियो से ही मिल जाएंगे। आपका काम करना ये है कि जो भी करंट यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसके 60 नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। और टेस्ट तो मैं टेलीग्राम पे कराऊंगा ही करूँगा करंट का। तो ये जो करंट की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं इसको हमने नाम दिया है करंट अफेयर्स 2023 और किन किन परीक्षाओं के लिए विशेष तौर पर पेट, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी आदि एक दिवसीय परीक्षाओं के साथ साथ आने वाली समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए भी ये करंट उतने ही महत्वपूर्ण होंगे जितना इन सब परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो करंट की क्लास बहुत ध्यान से, जितना लिखा है वो तो आपको दिख ही रहा है, वो तो आपको लिखना ही लिखना है। साथ ही साथ जो बताया जाए इस दौरान उस पर भी ध्यान बना करके रखिएगा। यानी पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको लिख लीजिए जितना आपको ज़रूरी लगे, उसके बाद वीडियो को लगाइए और सुनते जाइए और अपने नोट्स देखते जाइए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम ये करिएगा कि पहले 720 की क्वालिटी पर वीडियो को, यूट्यूब की वीडियो को 720 क्वालिटी पर ले जाइएगा, वहाँ से हाई क्वालिटी पे करके वहाँ से स्क्रीनशॉट ले करके फिर चाहे ऑटो पे चला लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो अपना पहला करंट है वो है भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म या विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म। तो दोनों एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है, और ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है। दोनों का आंसर एक ही। उस प्लेटफार्म का उस स्टेशन का नाम, जिस स्टेशन पर ये प्लेटफार्म बना हुआ है उसका नाम है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुब्बली जंक्शन। तो इसका पूरा नाम है, पहले इसका नाम हुबली जंक्शन हुआ करता था। है कहाँ पे? ये कर्नाटक में। पहले इसका नाम हुबली जंक्शन, 2015 में इसका नाम परिवर्तित किया गया, यानी हुबली जंक्शन का नाम 2015 में परिवर्तित किया और उसका नाम रखा गया श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुब्बली जंक्शन। है किस राज्य में? कर्नाटक। अब वहाँ पे लिखा हुआ हुबली, ठीक है, और एक है हुगली। तो हुगली पश्चिम बंगाल, और ये है ग और ब, इतना ही अंतर है। तो हुबली अगर पूछा तो हम आएंगे कर्नाटक, और हुगली पूछ लिया तो पहुँचेंगे पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि ये श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुब्बली जंक्शन रेलवे के 18 जोन है, उनमें से किस जोन में स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में स्थित है, ठीक है। चर्चा में क्यों रहा? तो 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 8, ये ध्यान में रखना है। एक रेलवे स्टेशन पे कई प्लेटफार्म होते हैं, एक ही प्लेटफार्म तो होता नहीं है। तो कौन सा प्लेटफार्म है जो श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुब्बली जंक्शन का, जो विश्व का और भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म बना है? तो वह प्लेटफार्म संख्या 8 को विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म घोषित किया है, ठीक है। तो 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ऐसा किया, ये घोषित हो गया। उसके बाद 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। अभी ध्यान रख लीजिएगा, 2014 से लेके अब तक जहां प्रधानमंत्री शब्द है वहां पे अभी 2014 के बाद तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। जून के बाद यानी नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री हैं, तो बार बार नाम लिखने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। तो प्रधानमंत्री द्वारा यानी कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा अब ये जो प्लेटफार्म बना हुआ है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुब्बली जंक्शन पर, इसकी लंबाई कितनी है? तो प्लेटफार्म की लंबाई है 1507 मीटर, ठीक है। तो ये तो हो गया करंट के पॉइंट ऑफ रिव्यू से। अब ये देख लेते हैं कि विश्व के 5 सबसे लंबे प्लेटफार्म के बारे में। तो पहले पे तो अपना यही हुब्बली जंक्शन कर्नाटक 1507 मीटर, प्लेटफार्म संख्या 8, ठीक है। दूसरे नंबर पर गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश, यहाँ के प्लेटफार्म की लंबाई है 1366.6 मीटर, ठीक है। प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 को मिला करके ये बनाया गया है। तीसरे पे देखा जाए तो कोल्लम जंक्शन केरल, और यहाँ के प्लेटफार्म की लंबाई 1180.5 मीटर। चौथे पे खड़गपुर जंक्शन पश्चिम बंगाल 1072.5 मीटर। और पाँचवें पे भारत के बाद
किसी अन्य देश के प्लेटफार्म का स्थान है और वो है स्टेट स्ट्रीट सबवे शिकागो अमेरिका 1067.1 मीटर। यानी विश्व के लंबे प्लेटफार्म की अगर चर्चा की जाए तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पर भारत के ही रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्म हैं। लाइन से अगर देखा जाए तो पहला कर्नाटक में, दूसरा उत्तर प्रदेश में, तीसरा केरल में, चौथा पश्चिम बंगाल में, ठीक है, राज्यों में स्थित हैं। और स्टेशनों की बात कर ली जाए तो एक है हुब्बल जंक्शन, दूसरा है गोरखपुर जंक्शन, तीसरा है कोल्लम जंक्शन, चौथा खड़गपुर जंक्शन। ठीक, तो राज्य से भी याद रखना है और उस जगह के स्टेशन के नाम से भी। जैसे अगर क्वेश्चन बनाना चाहे वो तो ऐसे भी बना सकता है ना कि अभी हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया गया, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। स्टेशन पूछा तो पूरा भी दे सकता है, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुब्बल जंक्शन, आधा भी दे सकता है हुब्बल जंक्शन, तो दोनों के लिए तैयार रहना होगा। नेक्स्ट करंट पे आते हैं। अगला करंट है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना कौन? ठीक है, तो इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो केरल राज्य का नाम आ रहा है और केरल राज्य में वो जो जिला है उसका नाम है कोल्लम। ठीक, तो ये जिला ऐसे ही संविधान साक्षर नहीं बन गया, तो संविधान साक्षर बनने के लिए यहाँ पर जो है एक अभियान चलाया गया, वो था संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022। ठीक है, इसी के तहत 14 जनवरी 2023 को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। यानी कि इस जिले के अधिकतर व्यक्तियों को संविधान की जो मुख्य चीज़ें हैं उनके बारे में उन्हें पता है, जैसे उनके मूल अधिकार, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, राज्य के बारे में, राज्य का मतलब भारत सरकार के बारे में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के बारे में, विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सब चीज़ों के बारे में अमूमन इन लोगों को शिक्षित किया गया है एक अभियान चला करके। उस अभियान का नाम था संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022। तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है, संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022 किस राज्य में चलाया गया? तो राज्य हो जाएगा केरल। किस जिले में चलाया गया? तो कोल्लम। तो अभी सीधा जो क्वेश्चन अपना बन रहा है वो यही बन रहा है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, आंसर सीधा हो जाएगा कोल्लम, केरल। नेक्स्ट करंट पे आइए, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य ये है ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना, जिससे कि पर्यावरण के प्रदूषण को कम किया जा सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि 4 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी प्रदान की। जैसे ही केंद्रीय मंत्रिमंडल शब्द आए, पीछे भी मैंने करंट में बता रखा, यहाँ भी बता रखा हूँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जब बैठक होगी तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता हमेशा कौन करता है? प्रधानमंत्री, क्योंकि मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। तो इन बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री अन्य को भी नियुक्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पीछे की क्लास में एक बार बताया था कि जब कोरोना काल चल रहा था तो प्रधानमंत्री जी बहुत कम सामने आते थे और ऐसी सारी बैठकों की जिम्मेदारी थी अमित शाह जी के ऊपर। ठीक है, तो 4 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी और इस योजना का प्रारंभिक व्यय अगर देखा जाए तो 19,744 करोड़ रुपए है। यहाँ तक तो ठीक है। अब 2 पॉइंट नीचे हैं जिस पे विशेष ध्यान रखना है, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आने वाले एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन वो ये बनाएंगे कि एक ऊर्जा स्वतंत्र देश के रूप में भारत को कब तक रूपांतरित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आंसर क्या होगा? 2047 तक। ठीक है, यानी कि भारत सरकार का कहना है कि 2047 तक हम भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र देश का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं एनर्जी डिपेंडेंट। ठीक, यानी कि हम अपनी ऊर्जा के लिए यानी बिजली के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर ना हो। तो ऐसा कब तक कर सकता है भारत? 2047 तक एक ऊर्जा स्वतंत्र देश के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य रखा गया। दूसरा ध्यान रखना है, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन देश के रूप में भारत को रूपांतरित करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो वो अपना आंसर है 2070 तक। एक शब्द में कहा जाए तो सरकार की योजना है कि 2070 तक भारत को
शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बना देंगे। ठीक है, यानी कि ये जो गाड़ियों से आप धुआं निकलते देख रहे हैं ना, यही कार्बन है। जब हम कुछ चीज़ें जलाते हैं उससे धुआं जो निकलता है वो कार्बन है, तो वो वातावरण में घुलता है। घुलने के बाद इंसानों के लिए भी हानिकारक है, साथ ही साथ वातावरण के लिए भी हानिकारक है, जिससे ग्रीन हाउस गैसें बढ़ जाती हैं। ठीक है, इसका अनुमान आप आसानी से लगा सकते हैं अगर आप किसी शहर में रहते हैं। तो अगर आप शहर में हैं ठीक उसी समय, जैसे मान लेते हैं 2 बज रहा है और 2 बजे आप शहर में हैं और 2:10 पे अगर आप शहर से बाहर निकल जाते हैं तो वहाँ शहर के बाहर और शहर के भीतर के तापमान में अचानक से 3 से 4 डिग्री का अंतर महसूस होता है। वो अंतर इसीलिए क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों की वहाँ पे हो जाती है अधिकता। तो इसी उद्देश्य से ये राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये 2 ध्यान में बनाकर रखिएगा, 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र देश के रूप में और 2070 तक भारत को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन देश के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना ये बराबर बनी रहेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, इन 2 क्वेश्चंस को हमेशा, ये 2 सन हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, और भी सन होंगे लेकिन ये विशेष तौर पर। अगले करंट की बात करें तो अगला करंट अपना है 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला। ठीक है, तो एक लाइन में अगर ये क्वेश्चन है तो हमारा आंसर क्या है? विदिशा, मध्य प्रदेश। विदिशा का संबंध अगर देखा जाए तो शुंग वंश से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, शुंग वंश के एक शासक था भागभद्र, उसके विदिशा दरबार में हेलियोडोरस आया था और उसने वहाँ पे गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। और वो गरुड़ स्तंभ जहाँ स्थापित किया गया था वहाँ उसने एक लेख लिखवाया और वो लेख भागवत धर्म का सबसे प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला, इसी शब्द पे ध्यान रखना है। आकांक्षी जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम या आकांक्षी जिला है क्या? तो इसके लिए सरकार ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत क्या है? इस योजना के तहत देश के 112 जिले, तो देश के 112 और कौन से जिले होंगे? जो सर्वाधिक पिछड़े कह सकते हैं। ठीक है, जो विकास की दौड़ में काफी पीछे रह गए, तो देश के ऐसे 112 सर्वाधिक अल्प विकसित जिलों, ठीक है, अल्प विकसित जिलों को तीव्र एवं प्रभावी तरीके से विकसित करना, ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम योजना का लक्ष्य है। तो क्वेश्चन ये ध्यान रखना है, इस योजना की शुरुआत जनवरी 2018, कितने जिलों को उसमें शामिल किया गया 2018 में? तो जिलों की संख्या है 112। 112 ये कौन से जिले हैं? जहाँ पे विकास काफ़ी धीमा है। अब उसी विकास की गति को तेज करने के लिए ये योजना चलाई गई, आकांक्षी जिला कार्यक्रम योजना। ठीक है, अभी ध्यान रखना है, हम उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये ध्यान रख लेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश के अगर कोई जिले इसमें शामिल हैं तो वो देख लेना है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं और वो कौन कौन से हैं। तो इस कार्यक्रम के तहत 112 जो जिले हैं उसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिले, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। तो उत्तर प्रदेश के इन 75 जिलों में से 8 जिले और पूरे देश के आकांक्षी जिलों की संख्या जो 112 तय की गई है, और 112 में से 8 जिले, और वो जिले हैं कौन कौन से? तो इनको याद रखने का तरीका है, अब मैप की उपलब्धता तो नहीं हो पा रही है, मतलब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं तुरंत दिखा देते। उत्तर प्रदेश का नक्शा देखिए, सबसे उत्तर की तरफ अगर हम देखें तो वो जिले जो नेपाल के साथ सीमा बना रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े जिले हैं। एक सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर। हम पूरब से बढ़ रहे हैं पश्चिम की तरफ, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, तो ये जिले हो गए नेपाल से सटे हुए। अब उत्तर प्रदेश के दक्षिण में उन जिलों की बात हो रही है जो मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, और वो जिले हैं सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट और फतेहपुर। ये थोड़ा सा दूर है मध्य प्रदेश से, गंगा यमुना के बीच में ये फतेहपुर नामक जिला जो है स्थित है। एक तरफ इसके गंगा नदी है और एक तरफ इसके यमुना नदी है, यानी फतेहपुर जिले के उत्तर में गंगा और दक्षिण में यमुना। तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले, मैंने ऐसा इसलिए बताया ना, याद करने में आसानी होगी। जैसे हमने तराई का बता दिया कि जो नेपाल से लगे हुए हैं, और हमने ये भी बताया कि पूरब से पश्चिम। तो पूरब से अगर हम पश्चिम चलें तो महाराजगंज है नहीं इसमें, तो उसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद जो जिला पड़ता है वो सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बाद श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच और बहराइच, और फिर नीचे की तरफ आए
फिर पूरब से हम पश्चिम चलें तो सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट और फतेहपुर बीच में। ठीक है, तो ये 8 जिले उत्तर प्रदेश के हैं जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल है। ठीक है, इसके लिए इतना तैयार रखिएगा, अभी इतने से ही क्वेश्चन वो बनाएंगे। अगला करंट अपना है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये शुरुआत हुई है भारत का पहला उच्च न्यायालय जिसने कोई निर्णय क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया, या दूसरे शब्दों में कह दें कि क्षेत्रीय भाषा में वो निर्णय दिया। तो वो अपना आंसर है केरल उच्च न्यायालय। और केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। ठीक है, तो क्वेश्चन को घुमाया भी जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में भारत के एक उच्च न्यायालय ने वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में अपना एक निर्णय प्रकाशित करवाया या अपना एक निर्णय दिया, वो निर्णय किस भाषा में था? तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? मलयालम भाषा। ठीक है, बस एक लाइन में इसको ध्यान में रखिएगा, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय, आंसर हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय। और किस भाषा में? मलयालम। नीचे के जो राज्य हैं भारत के नक्शे में, अगर हम नीचे की तरफ देखें, मैं यहाँ छोटा सा भारत का नक्शा बना दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हम देखें केरल, तो यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक के पास यहाँ गोवा, और गोवा के ऊपर महाराष्ट्र, और तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के यहाँ पे तेलंगाना। तो ज़्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। नीचे अगर हम देखें तो तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, और तेलंगाना में भी तेलुगु बोली जाती है। और चलें कर्नाटक में कोंकणी। ठीक है, और वैसे ही जैसे ही हम केरल में आते हैं, केरल की भाषा हो जाती है मलयालम। महाराष्ट्र में मराठी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख लेना है कि भाषा जो रही वो मलयालम। अगले करंट पे ध्यान दें तो इस करंट पे भी विशेष ध्यान बना के रखिएगा। भले ही 10 अप्रैल 2023 की घटना है, लेकिन काफ़ी पुराना नहीं हुआ है, ये चर्चित है, क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या, तो एक लाइन में अगर कोई ये आंसर पूछे कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है, तो अपना सीधा सा आंसर हो जाएगा 6। मैंने काफ़ी मोटा लिख दिया है, वो इसलिए कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो वर्तमान राष्ट्रीय दलों की संख्या है 6, और ये 6 हुए कब? तो इसके लिए एक डेट है अपने पास, 10 अप्रैल 2023। 10 अप्रैल 2023 को भारत के निर्वाचन आयोग, आम भाषा में चुनाव आयोग, तो निर्वाचन आयोग ने 2 चीज़ें की। पहली, आम आदमी पार्टी, नाम तो ऐसा है नहीं कि कोई ना सुना हो, काफ़ी चर्चित नाम है। आम आदमी पार्टी, कौन है इसके मुखिया? अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया। ठीक है, ये तो पहला काम किया 10 अप्रैल 2023 को निर्वाचन आयोग ने। दूसरा काम क्या किया कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, AITMC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, यानी ममता बनर्जी जी वाली पार्टी, और दूसरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, तीसरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP, शरद पवार वाली पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया। ठीक है, तो ये 3 पार्टियों से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और तीसरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया, और दिया किसको गया है? सिर्फ एक पार्टी को, आम आदमी पार्टी को। तो यहाँ से 2 सेपरेट क्वेश्चन बन जाते हैं, डेट वाइज बनेंगे। 9 अप्रैल 2023 या उसके पहले, ठीक है, 2023 को या उसके पहले राष्ट्रीय दलों की संख्या, तो वो दल संख्या हो जाएगी 8। अब 10 अप्रैल को चुनाव आयोग ने ऐसा किया, 10 अप्रैल 2023 के बाद राष्ट्रीय दलों की संख्या, तो यहाँ हो जाएगी संख्या 6। तो ये डेट याद रखना है, डेट वाइज ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, 9 अप्रैल 2023 से पहले राष्ट्रीय दलों की संख्या 8 थी, लेकिन 10 अप्रैल 2023 को क्या हुआ? आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, और साथ ही साथ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, दूसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया। ठीक है,
तो उस संदर्भ में 9 अप्रैल 2023 या उससे पहले राष्ट्रीय दलों की संख्या 8 थी, 10 अप्रैल 2023 या उसके बाद राष्ट्रीय दलों की संख्या 6। अभी 6 राष्ट्रीय दल बचे हुए हैं। यहाँ इनका नाम देख लेना होगा, इनकी स्थापना और इनका चुनाव चिन्ह। ठीक है, तो कुछ पहले भी हम उस पार्टी को लेके आते हैं जिनकी सरकार है। तो किसकी सरकार है भारत में? भारतीय जनता पार्टी। शार्ट में हम इसको बीजेपी कहते हैं। स्थापना 6 अप्रैल 1980। चुनाव चिन्ह है इनका कमल। ठीक, तो ये इसलिए ध्यान में रखना है कि 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुई दिल्ली में और अटल बिहारी वाजपेयी जी इस पार्टी के पहले बने अध्यक्ष। ठीक है, दूसरी पार्टी अपनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शार्ट में आईएनसी। स्थापना 28 दिसंबर 1885 मुंबई और इनका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा, बीजेपी वालों का कमल। ये दो तो काफ़ी चर्चित है। तीसरा नाम भी काफ़ी चर्चित है, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। स्थापना 14 अप्रैल 1984। चुनाव चिन्ह है इनका हाथी और इनकी स्थापना की थी काशीराम जी ने। ठीक है, चौथी राष्ट्रीय पार्टी इस समय जो है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। ये दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केवल है सीपीआई और नीचे सीपीआईएम, यानी मार्क्स की विचारधारा पर चलने वाले जो कम्युनिस्ट थे उनको मार्क्सवादी कहा गया। तो यहाँ इस पार्टी का नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, सीपीआईएम। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और इनका चुनाव चिन्ह है हसिया हथौड़ा। लाल झंडे पे एक हसिया ऐसे होती है और उस पर ऐसे हथौड़ा रखा होता है। ठीक है, तो वो उनका चुनाव चिन्ह है सीपीआईएम वालों का। ठीक, पांचवी पार्टी अपनी है नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी। 6 फरवरी 2013 को इसकी स्थापना हुई। इनका चुनाव चिन्ह है पुस्तक यानी बुक और ये इस पार्टी के संस्थापक है कॉनराड संगमा। और कहाँ इन्होंने स्थापना की इसकी? तो मेघालय। ठीक है, छठवीं पार्टी है आम आदमी पार्टी, शार्ट में हम इसको आप कहते हैं। इस पार्टी के संदर्भ में दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा। 2 अक्टूबर 2012 को इसकी होती है घोषणा कि एक पार्टी बनाई जाएगी, उस पार्टी का नाम होगा आम आदमी पार्टी और गठन इसका होता है 26 नवंबर 2012 को। और इस पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल ये संस्थापक हैं। इनका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। झाड़ू चुनाव चिन्ह जब इनको मिला तो इन्होंने कहा कि हाँ, मुझे चुनाव चिन्ह जो है काफ़ी अच्छा मिला है, पूरे भारत से भ्रष्टाचार को मैं हटा दूंगा। ठीक है, तो ये 6 पार्टियां ध्यान में रखनी। जैसे क्वेश्चन बना सकते हैं वो कि इनमें से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय दल में शामिल नहीं है या राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। आखिर ये राष्ट्रीय पार्टी हर पार्टी क्यों बनना चाहती है? क्या ऐसा रीजन है कि हर पार्टी चाहती है कि उसको राष्ट्रीय पार्टी बना दिया जाए? तो जैसे कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनती है वैसे ही उसकी कई सुविधाएं बढ़ जाती हैं। जैसे दिल्ली में उसको एक मिल जाएगा कार्यालय, उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला रहेगा तो उसका चुनाव चिन्ह का प्रयोग सिर्फ वही पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे ऐसे समझिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, उनका चुनाव चिन्ह है साइकिल। तो अगर बिहार में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े और बिहार में किसी और क्षेत्रीय दल को अगर साइकिल चुनाव चिन्ह पहले से दिया जा चुका है तो वहाँ समाजवादी पार्टी को अपना चुनाव चिन्ह बदलना होगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, राज्य स्तरीय पार्टी है। उत्तर प्रदेश की पार्टी वो है। ठीक है, तो ये सिस्टम है। दूसरे ध्यान रखना है ऐसे ही कुछ है और सुविधाएं इनको दी जाती हैं। अब यहाँ जो मेन बात है कि आखिर आम आदमी पार्टी जिस 2012 से इसका सफ़र शुरू हुआ अचानक से इतनी हाईलाइट कैसे हो गई, उस संदर्भ में ध्यान रखना है कि गुजरात विधानसभा में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे और आम आदमी पार्टी को 5 सीटें, 182 सीटें हैं गुजरात में और 182 सीटों में आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली तथा 12.92% मत उनको प्राप्त हुए। ठीक है, तो इस संदर्भ में कोई पार्टी कैसे राष्ट्रीय पार्टी बनेगी, तो संविधान में इसके लिए 3 व्यवस्थाएं की गई हैं। पहली व्यवस्था ये है कि लोकसभा जो पार्टी है वो लोकसभा या विधानसभा कि किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त हो।
ठीक है, तथा उसने लोकसभा के न्यूनतम 4 सीटें जीती। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत प्राप्त हो तथा उसने लोकसभा की 4 सीटें जीती हों। ये 4 सीटें कहीं से भी आ सकती हैं। ठीक है, जो दूसरी कंडीशन है वो है लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की। अब इस समय अगर देखा जाए तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं जिन पर चुनाव होता है, तो 543 हैं। तो 543 के 2% सीटें अगर कोई भी पार्टी, भले ही क्षेत्रीय पार्टी, अगर वो जीत करके आ जाती है तो चुनाव आयोग उसको क्या करेगा, राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर देगा। और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से उस दल के प्रत्याशी निर्वाचित हों। तो यहाँ एक और कंडीशन लगाई गई है कि न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त करे, लेकिन कम से कम 3 राज्यों से। ठीक है, और जो सबसे आसान वाला इन्होंने जो पॉइंट बनाया है वो तीसरा है कि उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी गई हो। तो आम आदमी पार्टी को जो राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया वो इसी आधार पे कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली, पंजाब, गोवा और जब इन्होंने गुजरात में 5 सीटें जीत ली और 12.92% मत प्राप्त कर लिया तो गुजरात में भी इनको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया। तो इसी आधार पर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनाई गई। ठीक है, बाद में किसी और क्लास में देखेंगे तो थोड़ा और इसको बड़ा कर लेंगे। अगला करंट अपना है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ प्रारंभ इसका कब से हुआ? प्रारंभ 10 अप्रैल 2023 किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। स्थान क्या है? तो स्थान है किबिथु, ये गांव का नाम है, किबिथु गांव। और जिला अगर देखा जाए तो अंजाव जिला और राज्य देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश। तो ये नाम अगर किसी ने भूगोल की वीडियो देखी होगी, जब हम लोगों ने भारत के संदर्भ में पढ़ा था तो वहाँ हमने देखा था भारत का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु। तो वहाँ भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो है किबिथु। ठीक है, भारत के सबसे पूर्व में जो गांव स्थित है, जो पॉइंट स्थित है वो है किबिथु गांव। अब यहाँ से जब अंजाव जिला चर्चा में आ गया है तो अब इसी क्वेश्चन को अगर बदला जाए तो ऐसे भी पूछा जा सकता है ना कि भारत का सबसे पूर्वी जिला, आंसर हो जाएगा अंजाव। और अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य तो है ही है भारत का। ठीक है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की और इस योजना को मंजूर किया गया है वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक। तो भारत सरकार का जो वित्त वर्ष है, ठीक है, यानी कि लेन देन का जो वर्ष है उसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल से और समाप्ति होती है अगले वर्ष 31 मार्च को। जैसे अभी की बात कर लिया जाए, अगर अभी कोई पूछे कि भारत का कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है तो ये वित्तीय वर्ष शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2023 से और चलेगा कब तक? 31 मार्च 2024 तक। तो यह भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है जो साल चल रहा हो उसमें, और अगले साल जो आने वाला है उसमें 31 मार्च को समाप्त होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं। अब जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसके तहत कितने राज्य इसमें आच्छादित होंगे या कितने राज्यों को इनसे लाभ मिलेगा? तो यहाँ ध्यान रखना है कि 4 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश। कुल संख्या पूछे तो 5। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछे कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कितने राज्यों को शामिल किया गया है तो राज्य 4। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछे कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कुल कितने राज्यों को शामिल किया गया है तो केंद्र शासित प्रदेश जो 1 है वो तुरंत जाकर के उसमें जुड़ जाएगा, संख्या हो जाएगी कुल 5। वो है कौन कौन से? तो भारत के नक्शे में अगर हम देखें तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश। बस एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि उन्हीं राज्यों को शामिल किया गया है जिनकी सीमा चीन से मिलती है। ठीक है, यानी कि भारत की उत्तरी सीमा जो चीन के साथ लगी हुई है उन्हीं राज्यों को इसमें स्थान दिया गया। एक हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे उत्तराखंड, फिर उसके उत्तराखंड के बाद नेपाल का हिस्सा आ जाता है। नेपाल उत्तराखंड का सबसे उत्तरी भाग तो चीन से लगा हुआ है, लेकिन उत्तराखंड का पूर्वी भाग लगा हुआ है नेपाल से। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर उसके बाद सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गए अपने 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ऊपर लद्दाख। ठीक है, तो इन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में ये योजना चलाई जाएगी। और इन राज्यों में जो चीन की सीमा से लगे जिले हैं तो ऐसे जिलों की संख्या है 19। तो
तो 19 जिलों के 46 ब्लॉक के 2,967 गांव इस योजना से लाभान्वित होंगे। है क्या ये व्यवस्था है क्या? अगर पूछे कोई कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सरकार ने क्यों चलाया, तो ये ध्यान रख लेना है कि जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा ना आकांक्षी जिला कार्यक्रम, तो उसी तरह ये देखने में आया है कि चीन की सीमा से लगे हुए वो जो जिले हैं, चाहे किसी भी राज्य का हो, 4 ही राज्य हैं, तो उन 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के वो जिले जो चीन के साथ सीमा बना रहे हैं, वहाँ विकास बहुत कम हुआ है। ठीक है, तो विकास बहुत कम हुआ है और उन गाँव में, वो जो गाँव सीधे सीधे सीमा पर स्थित हैं, उन गाँव में विकास को गति देने के लिए ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाया गया है भारत सरकार द्वारा। ठीक, नेक्स्ट करंट पे आते हैं। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय वाला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, यानी इस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के हर वार्ड में एक पुस्तकालय है। ठीक, वो आंसर अपना क्या है, निर्वाचन क्षेत्र है धर्मदत्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। कहाँ पे है ये, तो राज्य है केरल और जिला है कन्नूर। दिसंबर 2022 में इस निर्वाचन क्षेत्र को पूर्ण पुस्तकालय वाला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट करंट अपना है भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट है। 3 पॉइंट हैं इसमें और तीनों पॉइंट विशेष तौर पे 2 पॉइंट आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। एक तो ये कि भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है कौन, तो उसका आंसर हो जाएगा डिकिन विश्वविद्यालय। अब डिकिन विश्वविद्यालय किस देश का है, या इसी क्वेश्चन को ऐसे बदला जा सकता है, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला देश, भारत में अपनी विश्वविद्यालयी शाखा खोलने वाला पहला देश, तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, विश्वविद्यालय पूछा तो डिकिन विश्वविद्यालय और देश पूछा तो ऑस्ट्रेलिया। 3 मार्च 2023 को IFSCA द्वारा अनुमति मिली। ठीक है, कहाँ पे ये स्थापित किया जाएगा, किस जगह पर, तो वो है गिफ्ट सिटी, और गिफ्ट सिटी कहाँ है, गांधीनगर गुजरात। ठीक है, तो गिफ्ट सिटी में ही इसको स्थापित किया जाएगा। IFSCA द्वारा अनुमति मिली, तो IFSCA है क्या, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटीज, हिंदी में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। ये जो है इसी ने जो है अनुमति प्रदान की है। ठीक, तो एक तरीके से ध्यान रखना होगा कि विदेश मंत्रालय इसमें जरूर इन्वॉल्व होगा, क्योंकि अगर विदेश मंत्रालय शामिल नहीं होगा तो विदेश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो उसको तो आना ही आना है। ठीक है, तो ये करंट की अपनी पहली क्लास। तो करंट के जैसे आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो हमें ध्यान भी रखना है, याद भी रखना है, और हर करंट को ध्यान से पढ़ना भी है। जैसा भी मैंने समझाया, अगर वैसा आपने तैयार कर रखा है तो करंट के क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम तक कह लें या पेट के एग्जाम तक, ये पूरा करंट हम लोग कवर कर लेंगे सितंबर तक। ठीक है, तो अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी 5 महीनों के हम लोग मुख्य करंट देखेंगे। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ी सी अक्टूबर। तो इन 4 महीनों के करंट्स को बहुत ध्यान से, फालतू भटकने की जरूरत नहीं है। मैं इतना बता दे रहा हूँ कि जितना बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ, अगर उस तरीके से आपने तैयार किया है तो 90% से अधिक करंट हम कवर करेंगे काफ़ी कम मेहनत में। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, जिससे कि हमारा भी मन लगे आप लोग को अच्छा पढ़ाने में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अन्य विद्यार्थियों को भी अपने चैनल के साथ जोड़ें। थोड़ा सा आप लोग पढ़ने की स्पीड बढ़ाइए। अब तो हमारे पढ़ाने की स्पीड अब बढ़ गई है। अब आपको जो है डेली 2 क्लास, कोशिश ये रहेगी डेली 2 क्लास मिल जाए। वीडियो अपलोड होने का टाइम मैं फिक्स कर चुका हूँ एक बार फिर से, और कोशिश ये रहेगी कि अब कोई अगर विशेष परिस्थिति नहीं रही तो उस टाइम पे वीडियो अपलोड हो जाएगा, सुबह 11 बजे और रात में 8 बजे। इन दोनों टाइम नोटिफिकेशन अगर आ रहा है तो इसका मतलब वीडियो अपलोड हुई है। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी मिला है तो 11:30-12 तक एक बार खोल के देख लीजिएगा। ठीक है, कोशिश ये रहेगी कि कम से कम 2 वीडियो पेपर तक, और अधिक से अधिक जितना हो पाए।
तो यूपीपी वाले भी ध्यान से देखते रहें, दिल्ली पुलिस वाले भी ध्यान से देखते रहें, बिहार पुलिस का पेपर होने वाला है, बिहार पुलिस वाले फटाफट जो है चीज़ों को दोहराते रहें। ठीक है, तो धीरे धीरे इसके लिए चल रहा हूँ कि करंट पे पूरा ध्यान बना रहे, कम से कम ध्यान से सुनते जरूर रहिएगा। तैयार करिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।